Nationalism in India. Limitations of civil disobedience movement. As we read in the previous section, Congress did not support poor peasants and industrial workers in their movements because Congress leaders feared that it would anger the rich peasants and industrialists and would also divide the anti-Britishers forces. So the role of poor people was limited in civil disobedience movement. We also talked about women participation. In spite of active participation, role of women was symbolic and Congress leader did not given any important post to women in Congress. तो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने गरीब किसानों का और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का यानी कि मजदूरों का साथ नहीं दिया उनके मूवमेंट में, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो गरीब किसानों का या मजदूरों का साथ देंगे तो अमीर किसान, ज़मींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। और कांग्रेस का इन अमीर लोगों को अपने साथ रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये लोग जो हैं वो कांग्रेस को फंड्स प्रोवाइड कर रहे थे, पैसा प्रोवाइड कर रहे थे अपने मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे लेकर जाने के लिए। और फिर हमने बात की विमेन पार्टिसिपेशन कि औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया प्रोटेस्ट मार्चेस में, सॉल्ट मार्च में, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो है वो लंबे समय तक औरतों को कांग्रेस के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट पोस्ट नहीं दी और उनकी जो प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी कांग्रेस के अंदर, वो सिर्फ नाम मात्र की थी। और गांधी जी ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि औरतें जो हैं वो घर को संभालें, एक अच्छी पत्नी और माँ बने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि औरतों का और गरीब लोगों का पार्टिसिपेशन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में था वो बहुत कम था। तो हेयर वी विल टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchable, who from around the 1930s has begun to call themselves Dalit or oppressed. यानी कि सभी सोशल ग्रुप्स ऐसे नहीं थे जो स्वराज में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे या जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। एक ग्रुप ऐसा था दलित लोगों का, अनटचेबल लोगों का, जिन्होंने अपना 1930s के आसपास अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करना शुरू कर दिया, अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। फॉर द लॉन्ग टाइम द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर बाय ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। लंबे समय तक कांग्रेस जो है वो दलित लोगों को इग्नोर करती रही क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर वो लोअर कास्ट लोगों का साथ देंगे तो जो हाई कास्ट कंजर्वेटिव्स हैं यानी कि थोड़े से जो संकीर्ण विचारों के हैं, नैरो माइंडेड हैं, कहीं वो कांग्रेस से नाराज ना हो जाएं। बट महात्मा गांधी declared that स्वराज would not come for 100 years if untouchability was not eliminated। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक हमारे देश से अनटचेबिलिटी जैसी सोशल प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी, हमारे देश में स्वराज नहीं आ सकता। He called the untouchables Harijan or the children of God, organized satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and school। तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन्स को नाम दिया चिल्ड्रन ऑफ गॉड और उनके लिए सत्याग्रह चलाए ताकि उनको मंदिर में जाने के लिए, आम कुएं से पानी भरने के लिए, सड़कें और स्कूल्स में नीची जाति के लोगों को एडमिशन दिलवाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाए। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी टॉयलेट को साफ करने जैसा काम किया ताकि स्वीपर के काम को डिग्निटी मिल सके। एंड परसुएटेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और उन्होंने ऊंची जाति के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अपने मन के फीलिंग्स के अंदर बदलाव लाएं और अनटचेबिलिटी जैसी जो बीमारी है उसे छोड़ दें। But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of community। लेकिन जो दलित लीडर्स थे वो इस तरह की सोशल जो काम थे जो गांधी जी कर रहे थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो अपनी प्रॉब्लम का कुछ और सोल्यूशन चाहते थे। They began organizing themselves demanding reserved seat in educational institution and a separate electoral that would choose Dalit member for legislative council। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे डिमांड रखी कि आप लोअर कास्ट लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीट रिजर्व कर दो और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी
रिप्रेजेंटेशन के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की कुछ ऐसी सीट्स रख दें जहां से सिर्फ दलित मेंबर को ही चुना जाए. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज. और उनका ये मानना था कि अगर हमारे हाथ में पॉलिटिकल पावर होगी तो हमारी जो सोसाइटी के अंदर इतने लंबे समय तक हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है, लोअर कास्ट लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पॉलिटिकल पावर आते ही ये सब चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी. दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड, particularly in the Maharashtra and Nagpur region where these organizations were quite strong. तो इसलिए दलित लोगों का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस में वो बहुत ही कम था, और स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर एरिया में तो बहुत ही कम था, क्योंकि यहाँ पर जो दलित लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into Depressed Class Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at Second Round Table Conference by demanding separate electorates for Dalit. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई और देश भर के दलित लोगों को ऑर्गेनाइज किया, सेकेंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी से उनका तनाव हो गया क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित. इट मीन्स कि दलित लोगों के लिए कुछ सीट्स हो जहां पर दलित लोग इलेक्शन लड़ सकें. When the British government conceded Ambedkar demand, गांधी जी began a fast unto death. और जब अंग्रेज़ों ने अंबेडकर की बात माननी चाही तो गांधी जी ने अमरण अनशन कर लिया. इट मीन्स कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा करती है तो वो कुछ नहीं खाएंगे. He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration in society. और उनका ये मानना था कि अगर दलित लोगों को अलग से इलेक्शन सिस्टम में शामिल किया जाएगा, उनके लिए अलग से एरियाज रखे जाएंगे, तो सोसाइटी में उन्हें कभी भी मर्ज नहीं किया जा सकता. अपर कास्ट के लोग कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीजी's पोजीशन एंड रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. और गांधी जी की स्थिति को देखते हुए अंबेडकर ने उनके साथ समझौता कर लिया और एक समझौता साइन हुआ, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट. इसके अनुसार डिप्रेस्ड क्लास, जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट का नाम दिया गया है, उनके लिए प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट में सीट्स तो रिजर्व कर दी गई, लेकिन ये कहा गया कि ये लोग जनरल एरियाज में भी वोट देंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एरियाज से सिर्फ इलेक्शन लड़ने का जो अधिकार है वो लोअर कास्ट लोगों को होगा, लेकिन वो जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर वो दूसरे लोगों के लिए वोट भी कर सकते हैं. द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस नेशनल मूवमेंट. लेकिन जो दलित मूवमेंट है वो हमेशा कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट से अलग था. वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं थे. Many Dalit leaders, so let's summarize participation of Dalits. Many Dalit leaders wanted a different political solution to the problem of the Dalit community. It means कि वो महात्मा गांधी के जो सोशल मर्जिंग के तरीके थे वो उनके अगेंस्ट थे. वो अपना एक अलग पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे. They demanded reserved seats in educational institution and separate electorates for Dalit. Dalit participation in civil disobedience movement was limited. Dr. B.R. Ambedkar organized the Dalits into Depressed Class Association in 1930. He clashed with Mahatma Gandhi during the Second Round Table Conference on the issue of separate electorates for Dalits. Participation of Muslim. Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. यानी कि कुछ जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनका भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था. इट मीन्स कि ना तो वो इसके अगेंस्ट थे और ना ही इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलाइनेटेड फ्रॉम कांग्रेस. और खिलाफत मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद तो मुस्लिम लोग जो हैं वो अपने आप को कांग्रेस से अलग मानने लगे. From the mid-1920s, Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group like Hindu Mahasabha.
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि 1920s के बाद कांग्रेस का जो ज़्यादा संबंध है वो हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स यानी कि हिंदू महासभा जैसे ग्रुप्स के साथ है. एज द रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्स्ट, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फॉरवर्ड, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कॉम्युनल क्लैशेज एंड राइट्स इन वेरियस सिटी. और जैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम्स का रिलेशनशिप आपस में ख़राब होने लगा तो दोनों ही ग्रुप बड़े बड़े धार्मिक प्रोसेशंस निकालते थे. और वो लोग किसी भी बातचीत में नहीं, वो चाहते थे कि वो फोर्स से, पावर से जो है वो जीतना चाहते हैं. और हर बार हिंदू मुस्लिम का जब भी धर्म के नाम पर झगड़ा होता था तो बहुत सारे शहरों में ये दंगों का रूप ले लेता था. और हर बार ये धार्मिक जो भी वायलेंट केसेस होते थे, एक दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मारना, इससे हिंदू और मुसलमानों की दूरी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी. The Congress and Muslim League made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity can be forced. लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पूरी कोशिश की कि वो दोबारा से एक ग्रुप बनाए और 1927 में शायद ये लगने भी लगा था कि ये यूनिटी हो सकती है. The important differences were the over of the question of representation in the future assembly that were to be elected. और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि जब दोबारा से असेंबली इलेक्शंस होंगे उसमें किस तरह से मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा. मोहम्मद अली जिना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स. मुस्लिम मोहम्मद अली जिना जो मुस्लिम लीग के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने कहा कि वो सेपरेट इलेक्टोरल्स की यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो डिमांड है उसे छोड़ देंगे if Muslim were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to the population of Muslim dominated provinces Bengal and Punjab. कि अगर उन्हें ये एश्योरेंस दिया जाए कि सेंट्रल असेंबली में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मुसलमानों को सीट्स रिजर्व करके दी जाएंगी और साथ ही जिन एरियाज़ में बंगाल और पंजाब जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उनको उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स दी जाएंगी. नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बट ऑल होप ऑफ रिसॉल्विंग द इश्यूज एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1920 disappeared when M.R. जयाकर ऑफ हिंदू महासभा strongly opposed efforts at compromise. अभी ये रिजर्वेशन की या रिप्रेजेंटेशन की बातें चल ही रही थी कि इतने में 1928 में जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ तो हिंदू महासभा के M.R. जायकर ने कहा कि वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है. तो मुस्लिम लीग भी जो है वो अपनी डिमांड से दोबारा से अपनी डिमांड्स के ऊपर आ गई और उनको लगा कि अब हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा करना आसान नहीं है. When the civil disobedience movement started, there were thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. तो इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जा रहा था तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक शक और अविश्वास का वातावरण बना हुआ था. Alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to the call for a united struggle. क्योंकि वो लोग अब अपने आप को कांग्रेस से अलग मानने लगे थे और मुस्लिम्स को ये लग रहा था कि वो कांग्रेस के साथ, हिंदुओं के साथ एक ऐसे यूनाइटेड स्ट्रगल में हिस्सा नहीं ले सकते. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. और बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स का ये कहना था कि चाहे हम कितना भी साथ दे लें, इंडिया के अंदर मुस्लिम का जो स्टेटस है वो हमेशा माइनॉरिटी का ही रहेगा. They feared that culture and identity of minority would be submerged under the domination of Hindu majority. और उन्हें ये डर था कि अगर वो इंडिया में रहेंगे तो जल्दी ही जो हिंदू मेजॉरिटी है वो उनके कल्चर और आइडेंटिटी को ख़त्म कर देगी. Now let we summarize the participation of Muslim. After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslim became alienated from the Congress. कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ख़त्म होने के बाद बहुत सारे मुस्लिम्स अपने आप को कांग्रेस से अलग मानने लगे. फ्रॉम द मिड 1920 कांग्रेस वॉज मोर विजिबली एसोसिएटेड विद हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप और 1920 के बाद कांग्रेस
का जो ज़्यादा झुकाव था वो हिंदू ग्रुप्स की तरफ था. मोहम्मद अली जिना वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग. He was willing to give up the demand of separate electorate, but he wanted reserved seats for Muslim in Central Assembly.